हेलो फ्रेंड्स, आई एम राम। और जैसा कि क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंटिन्यू चल रही थी, तो उसी में हम लोग आज की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर क्लासेस में चल क्या क्या रहा है। मैं हर बार एक छोटा सा इंट्रो क्लास के लिए देता हूँ कि आपको पता चले कि आखिर कंटिन्यू हुआ क्या है, क्या क्या चल रही थी। तो जैसे आप देखेंगे कि एम लक्ष्मीकांत सर की हमारी पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पे। क्लियर है? ये क्लासेस चल रही थी, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक हम लोग करा रहे थे। तो इसमें आपने देखा कि कल भी इसकी क्लास आई, परसों भी इसकी क्लास आई थी, लास्ट डे भी क्लास मिली और कंटिन्यू क्लासेस आ रही हैं। तो आज भी हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो प्रस्तावना वाला चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज उसे फिनिश करेंगे फाइनली। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, रीज़न है कि डेप्थ में बहुत समझा है हमने प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। क्लियर है? और देखो, दूसरी बात ये कि आखिर इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। तो जैसे आप जाएंगे तो आपको वीडियोज में तो आपको क्लासेस ही मिलेंगी, लेकिन जब आप प्लेलिस्ट को एक्टिव करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप कम्युनिटी पे जाते हैं, कहाँ, कम्युनिटी पे, तो आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर निकल के आता है जहां आपको कंटेंट मिलता है। आप देख रहे होंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, तो ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा, हिंदी में भी आएगा इसका कंटेंट अभी। क्लियर है? जैसे ये पोल चल रहे हैं, क्वेश्चन पोल्स, आप यहाँ पे आकर के अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो आपको कहीं नहीं मिलता। आपको कंटेंट के लिए इतना भटकना पड़ता है, उसके बाद भी एक्चुअल एग्जैक्ट कंटेंट आपके पास नहीं होता। वो कंटेंट हम आपको सीधे चैनल पर ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इजली सारे लोग नहीं करते इस काम को, वो केवल अपने एडवर्टीजमेंट के लिए या अपने अनदर पर्पज़ के लिए ही कम्युनिटी को यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कम्युनिटी को यूज कर रहे हैं आपको कंटेंट देने में। समझ रहे हैं बात को? कितनी डेप्थ की बात है ये। तो आपको जो ध्यान देना है वो कम्युनिटी पे आकर ध्यान देना है, आपको क्लासेस पे ध्यान देना है। और देखो, कम्युनिटी पे डेली पोल्स होते हैं, डेली कंटेंट अपलोड होता है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है कि जिससे इस चैनल के अंदर होने वाली छोटी से छोटी भी एक्टिविटी आपको क्या करे, नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तक पहुँचे कि इस चैनल पे जो भी छोटी से छोटी एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि इस पर होने वाली हर एक छोटी एक्टिविटी बहुत बड़ा रिजल्ट दे के जाएगी। ये याद रखना, इस बात की गारंटी है। एक बहुत बड़ा रिजल्ट देकर जाएगी आने वाले टाइम पर। इस चैनल के अंदर होने वाली हर छोटी से छोटी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आपको चैनल में फालतू नहीं मिलती, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो क्वेश्चन पोल हो, चाहे वो अनदर कोई और थिंग हो, चाहे वो मोटिवेशन कोट्स हो। ये सारी चीज़ें एक स्टडी के लिए चाहिए होती हैं। आई होप बात क्लियर होगी। तो अगर आप नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, देन उसके बाद आगे बढ़ना है। और जो भी क्लासेस अगर आप कर रहे हैं तो एक बात ध्यान देना है कि आप क्लासेस को स्टार्टिंग से करके आएँ। जैसे 9 क्लासेस हो चुकी हैं एम लक्ष्मीकांत सर में, तो आप पहली क्लास से करें ताकि आपको एम लक्ष्मीकांत सर का जो एग्जैक्ट मोटो है बुक का, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक लिखी गई है, जो संविधान बोलता है, वो चीज़ आपको समझ में आए। क्लियर है? वो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप की बात क्लियर हो रही होगी। आखिर प्रियम्बल का ये पार्ट 4 आने जा रहा है तो इसका एक रीज़न है कि जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, जो इसका एक सीक्वेंसिंग है, जो इसका एक इम्पोर्टेंस है, उसे बहुत वेल डिफाइन किया गया है एक एक टर्म को अंदर जा करके कि आखिर आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आने वाले जो टॉपिक्स हैं, उनमें
उन शब्दों के क्या महत्व होंगे और हम उन्हें कैसे रिलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत वेल डिफाइन की गई हैं। आई होप बात क्लियर होगी। तो एक बार सब लोग शेयर कर देना सबसे पहले। क्लियर है? तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कि जो प्रस्तावना का महत्व है, आखिर प्रस्तावना का महत्व है कहाँ पर। क्लियर है? हमने प्रस्तावना तो पढ़ ली, प्रस्तावना के अंदर जो चीज़ें थी, जो हमारे 5 उद्देश्य थे, जो हमारे पास 4 आकांक्षाएं थी, उन्हें भी हमने कवर किया। लेकिन अब महत्व है कहाँ पर? तो हम जो बुक है उसे लाइन टू लाइन ही चल रहे हैं और लाइन टू लाइन ही चलेंगे, लेकिन जो बात डेप्थ में बताने वाली है वो हम ज़रूर बताएंगे। और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल पॉलिटी है एक और, वो सीरीज हमारी चल रही थी और उसे भी कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा करेंगे जैसे पढ़ रहे थे, और यहाँ पर बुक को लाइन टू लाइन ही आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? और एक क्लास और आने वाली है जो है हमारे रमेश सिंह सर की बुक है इकोनॉमिक्स की, उसकी हम समरी कराने वाले हैं बहुत जल्द। और जो समरी होगी वो बहुत स्पीड में भी होगी। रीजन है उसमें लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, जैसे ये पैरा है तो मैं पूरे पैरा को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या बातें प्री के लिए और क्या क्या बातें मेंस के लिए। क्लियर है? तो प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। तो कौन कौन से राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य हैं? वो मौलिक मूल्य हैं जो संविधान के बेस को तैयार करता है। हम भारत के लोग, हम भारत को संपूर्ण, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ये मूल्य है ना, मौलिक मूल्य है ना, कि हमें संपूर्ण संप्रभु बनाना है, हमें समाजवादी बनाना है, हमें धर्मनिरपेक्ष बनाना है, हमें लोकतांत्रिक बनाना है, हमें गणराज्य बनाना है। अब उसे बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे भाई? तो जो उद्देश्य हैं, जो आकांक्षा हैं, अब उन्हें पूरा करना है ना। बात समझ में आ रही है? क्या क्या करेंगे? समानता लाएंगे, समता लाएंगे, बंधुत्व लाएंगे, न्याय लाएंगे, न्याय स्थापित करेंगे। तो जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक मूल्य है, उसमें जो संविधान के आधार को तैयार करते हैं, वो प्रस्तावना में बताए गए हैं। क्लियर है ये बात? आई होप पॉइंट क्लियर होगा। तो इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है कि जो संविधान सभा की एक आदर्श थे, जो संविधान सभा की एक सोच थी, जो संविधान सभा चाहती थी कि हमारा भारत ऐसा हो। कौन चाहता था? संविधान सभा चाह रही थी। संविधान सभा की एक कल्पना थी कि उनका आने वाला भारत कैसा होना चाहिए। तो वो जो कल्पना है, वो जो आदर्श थे, वो जो मूल्य थे, वो कहाँ है? वो प्रस्तावना में निहित है। इस वजह से प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? संविधान की आत्मा। क्लियर है? इसके अलावा संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी जो संविधान सभा ने, या जो हमारे देश के राजनेताओं ने, या जो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जिन मूल्यों को अपने स्वतंत्रता संग्राम में बोया, जिन आदर्शों को स्थापित करने के सपने उन्होंने देखे, जो एक दीर्घकालिक सपने थे कि 1857 में क्रांति होती है, उसके बाद 1947 आ जाता है देश को आज़ादी मिलते मिलते, और इसमें कितने हमारे क्रांतिकारी भाई, कितने हमारे देश के नागरिक शहीद हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो उनके जो सपने थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ सबके लिए समानता हो, जहाँ सबके लिए न्याय हो, जहाँ सबके लिए अवसर हो, और जहाँ पर सभी लोग एक बंधुत्व के डोर से बंधे हुए हों।
क्लियर है? जहाँ भाईचारा हो, जहाँ किसी धर्म को बढ़ावा न दिया जाए, जो देश धर्मनिरपेक्ष हो, जो देश समाजवादी सोच वाला हो। तो ये सपने थे हमारे क्रांतिकारियों के, ये सपने थे हमारे देश के राजनेताओं के, ये सपने थे हमारे संविधान सभा के, जिन्हें पाने के लिए उन लोगों ने इस बात को कहाँ दिखाया? प्रस्तावना में। क्लियर है ये बात? आई होप बात क्लियर होगी। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो के एम मुंशी क्या कहते हैं? के एम मुंशी कहते हैं कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का, वो हमारे जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यानी कि जो संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत डिप्थ में बताया था इस वर्ड को, कि हम पर कोई भी कंट्री या भारत पर कोई भी देश अपने रूल रेगुलेशन नहीं थोप सकता। हमारा देश किसी पर डिपेंड नहीं है। यह है संप्रभुता। हमारे इंटरनल मैटर पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। यह है संप्रभुता। आई होप बात क्लियर होगी। तो संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा। जैसे एक शरीर को चलाने के लिए आप देखते होंगे कि एक एनर्जी अंदर है, और जिसे क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। एक एनर्जी बोला जाता है। अगर ये एनर्जी न रहे शरीर में, सपोज करो, तो शरीर क्या है? मृत प्राय हो जाता है। वो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। इसी तरह से ठाकुर दास भार्गव क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा है। अगर इस आत्मा को संविधान से निकाल दिया जाए, सपोज करो, तो संविधान एक तरह से मृत प्राय समझा जाएगा। क्लियर है बात? यानी कि संविधान की जो बेसिक मूल अवधारणा है, जो अप्रोच है, वो एक तरह से खतरे में आ जाएगी। यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। कितनी बड़ी बात उनके महत्व में बताई जा रही है। समझ में आ रहा है? ये आपको मेंस में बहुत काम आएगा, क्योंकि जब बात आती है तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही थी कि जब भी संविधान का कोई भी हिस्सा आप परिभाषित हमें समझ में आएगा, और जहां उसे दोबारा परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम संविधान की प्रस्तावना की तरफ देखेंगे। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है कि किसी भी संविधान के अपरिभाषित हिस्से को परिभाषित करने के लिए हम प्रस्तावना को देखेंगे, हम प्रस्तावना की ओर जाएंगे। तो इट इज अ राइट प्लेस। क्या है? ये एक राइट प्लेस है जहां से आप संविधान का एवोल्यूशन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़े। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। यानी कि जिन्होंने प्रस्तावना लिखी, जिन्होंने प्रस्तावना के सपने को बोया, उसे एक अंग्रेज भी क्या कर रहे हैं? राजनीति शास्त्री क्या कर रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। तो वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। कुंजी नोट का मतलब समझ रहे हो? एक बात समझना कि अगर कोई ताला होता है, सपोज करो हमारा संविधान क्या है? ताला है। क्या किसी ताले को दूसरी चाबी से खोला जा सकता है? सोचो बात को।
अगर उसका डायमेंशन, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी जो भी प्रॉपर्टी हैं उस की उस ताले की चाबी की, अगर वही प्रॉपर्टी दूसरी चाबी में ना मिले, चाहे दूसरी चाबी का मतलब क्या हुआ, जब सारी प्रॉपर्टी ही सेम हो जानी है तो वही चाबी हो गई ना। तो क्या उस ताले को खोलना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो यही बात बारकर साहब कह रहे हैं कि कुंजी नोट है ये संविधान का। अगर संविधान ताला है तो अगर उसे कोई खोल सकता है तो कौन है? उसकी एक ही चाबी है, प्रस्तावना। बात समझ में आ रही है? तो उसकी एक ही चाबी है और वो क्या है? प्रस्तावना। बिना प्रस्तावना के आप संविधान को नहीं खोल सकते। आई होप मेरी बात स्ट्राइक कर रही होगी आपके दिमाग में। मैं ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा पूरी पॉलिटी, घबराओ नहीं। अब पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब बोलेंगे एक मास्टर पूरे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेगा, है ना? बड़ा संकट का विषय है ये। तो एक बात मुझे बताओ, जब एक इंसान कभी प्रिपरेशन के लिए निकलता है और उससे एग्जाम देने के लिए क्या है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जब वो हर सब्जेक्ट पढ़ने की क्षमता रखता है तो हर सब्जेक्ट पढ़ाने की क्षमता क्यों नहीं रख सकता? विचार करना है इस बारे में, फिर आप क्लासेस को इग्नोर करना चालू करना, ठीक है? तो यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ें। तो वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। ये बुक किसकी है? बारकर साहब की बुक है। क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। कब लिखी गई? 1951। तो कभी कभी पूछ लेता है, प्रीलिम्स का मसाला है ये, कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के राइटर कौन है? तो आपको याद रखना है कि सर अर्नेस्ट बारकर इसके राइटर हैं, ये उनकी बुक है। क्या बात क्लियर हो रही है मेरी? आगे बढ़े, चलिए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं प्रस्तावना अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। क्लियर है ये बात? तो हिदायतुल्लाह क्या मानते हैं? जस्टिस हिदायतुल्लाह मानते हैं कि जो प्रस्तावना है वो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। क्लियर है? लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है। बात समझ में आ रही है? बार बार वही टर्म निकल करके आ रहे हैं थिंकर के थ्रू, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। अगर इनके मूल्यों को परिवर्तित करना है तो क्या चाहिए? एक क्रांति चाहिए। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। तो क्या चाहिए होगा? एक क्रांति। बिना क्रांति के आप इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। आई होप की बात क्लियर है? क्या मैं मान लूं ये बात क्लियर है? आगे बढ़ें। तो ये स्टेटमेंट, अगर आपको सारी स्टेटमेंट याद ना हो तो आपको एक या दो स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। आप बारकर साहब को याद कर लो, आप हिदायतुल्लाह खान साहब को याद कर लो। बात समझ में आ रही है? या आप किसी अनदर थिंकर की, जो आपने कहीं पढ़ा हो कि उन्होंने संविधान के बारे में ऐसा कहा है, प्रस्तावना के बारे में ऐसा कहा है, तो उनकी स्टेटमेंट याद कर लो। रीजन बताता हूँ, रीजन क्या है। रीजन ये कि जब आप आंसर लिखते हैं और अगर सपोज करो इन चीज़ों को कोई मेंशन कर दें, जैसे सपोज करो आपने ये कोड कर दिया कृष्ण स्वामी अय्यर ने ऐसा कहा है प्रस्तावना के बारे में, तो ये चीज़ ना आपके आंसर में जान डाल देती है। समझ रहे ना? जैसे आंसर आपका पूरा शरीर है, तो ये जो कोड्स है ना, ये जो कोड्स हैं जो आप डाल रहे हैं, ये इनकी आत्मा है। क्लियर है बात? जिस तरह से प्रस्तावना आत्मा है संविधान की, उसी तरह से ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके आंसर की क्या है? आत्मा है।
आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े। तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को देखा जाता है। तो प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं है। ये बात सच है और ये बात यहीं खत्म नहीं होती, इसकी लड़ाई बहुत लंबी गई है। कि देखेंगे कि बेरूबाड़ी संघ मामले से ये बात स्टार्ट होती है। इवन अगर देखा जाए तो शंकरी प्रसाद एक केस आया था 1951 में, जहां प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है, और उस केस से लेकर के 1973 के केशवानंद भारती केस में जाकर के इस बात का फैसला हो पाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है क्या वो सच में संविधान का हिस्सा है या नहीं है। क्या संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जो लड़ाई है ये आर्टिकल 13 संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, और जो अनुच्छेद 13 के बाद अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को देती है, लेकिन एक हद तक। आर्टिकल वहीं 13 कहता है, 13 कहता है कि आप संशोधन करें, लेकिन अगर आपने कहीं पर भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर में जरा सी भी खरोंच लाई तो मैं उस कानून को उस हिस्से से निगलेक्ट कर दूंगा जो वहां पर फंडामेंटल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा होगा। क्या बात क्लियर है? अनुच्छेद 13 समझ में आया क्या कहता है? कहता है मैं उस हिस्से को ही निगलेक्ट कर दूंगा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है। तो जो बेसिक ढांचा है इसकी भी हम क्लास लेंगे आगे, कॉन्सेप्ट वाली में समझाएंगे सारी बातें कि आखिर एक बेसिक ढांचा है क्या। संविधान का जो एक संरचनात्मक ढांचा बोला गया है, बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, वो है क्या, क्या क्या बातें शामिल हैं उसमें। तो बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित समान प्रयोजनों को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। तो जो समान प्रयोजन हैं उन्हें संविधान में निहित किया गया प्रस्तावना के थ्रू। तो ये जो संविधान निर्माता हैं उनके लिए क्या है, एक कुंजी है। मैंने बोला अगर कुंजी याद ना हो, बार बार भूल रहे हो, तो बस इतना समझ लेना कि संविधान ताला है, और अगर उसे खोलना है तो क्या चाहिए। बात समझ में आ रही है कि संविधान एक शरीर है, अगर उस शरीर को चलाना है तो क्या चाहिए, आत्मा। आत्मा चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। तो आत्मा कहाँ है, संविधान की प्रस्तावना में। वो चाबी कहाँ है जो संविधान को खोलेगी, उस ताले को खोलेगी, प्रस्तावना में। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? तो इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बेरूबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला क्या आया था। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये मैं इतना फोर्सफुली क्यों कह रहा हूँ, इसके रीजन है, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। रीजन ये है पहला कि आपको केस वहाँ मेंशन करने होंगे। जब भी आप बेसिक स्ट्रक्चर के आंसर को लिखना चालू करेंगे, और पहला शायद मुझे लगता है यूपीएससी का मेंस का जो सवाल है वो बेसिक स्ट्रक्चर से ही आता है। पहला सवाल मैं जहाँ मानता हूँ कि अगर पॉलिटी से कोई भी यूपीएससी पहला सवाल बना सकता है मेंस में, तो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? तो वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, कहाँ कहाँ माना गया, किस किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, और फिर उसे किसे चैलेंज किया गया, किसके द्वारा चैलेंज किया गया, किसने चैलेंज करा उसे। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। तो केशवानंद भारती मामले 1973,
ठीक है, मैंने क्या बोला, बीच में भी कुछ बातें हैं, जैसे मैंने अभी शंकरी प्रसाद मेंशन किया था, तो ऐसी और भी बातें हैं बीच में जो हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास में समझेंगे। यहाँ सीधे जहाँ से उन्होंने निगलेक्ट किया, उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं, भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, और उसके बाद जहाँ पर जा कर के एक निर्णय आता है, एक सर्वसम्मति से निर्णय आता है, एक सबसे बड़ी बेंच, आज तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच जहाँ पर बैठती है और वो निर्णय सुनाती है, वो कौन सा केस था, केशवानंद भारती मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। देखिए कौन सी व्याख्या, जो बेरुवाड़ी में दी गई, क्लियर है, उस व्याख्या को क्या कहता है, कहता है कि ये व्याख्या ठीक नहीं है, मैं इसे निगलेक्ट कर रहा हूँ। कौन कह रही है ये बात, सुप्रीम कोर्ट। तो यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। मेरी बातों को पकड़ना, यही खेल है शब्दों का, ये ध्यान देना। 1960 वाले मामले में, बेरुवाड़ी मामले में क्या कहता है उच्चतम न्यायालय, कि संविधान का हिस्सा ही नहीं है प्रस्तावना। और यहाँ क्या कह रहा है 1973 में, कह रहा है प्रस्तावना संविधान का एक क्या है, भाग है, हिस्सा है, पार्ट है। क्या बात समझ में आई, क्या स्ट्राइक कर रही है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो जो उसमें विचार हैं उन्हें ध्यान में रखने की बात कही किसने, उच्चतम न्यायालय ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने। किसने ये बात कही, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये बात क्लियर है। LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। क्लियर है। तो ये आपको LIC वाला मैटर भी याद रखना है। अगर याद ना हो बाई चांस तो आपका काम हो जाएगा, बस इतना याद रखे रहना कि 1973 का केशवानंद भारती मामला मत भूलना, क्योंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक मामला था। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो, तो संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये प्रश्न संविधान सभा से ही उठता हुआ चला आया है, बीच में नहीं आया है। क्लियर है। तो संविधान सभा के जो डायरेक्टर थे, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद कहा कि क्या ये जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। तो कभी कभी सवाल ऐसा घुमा के पूछ देता है सिविल सर्विसेज UPSC कि सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध कीजिए उच्चतम न्यायालय का डिसीजन प्रस्तावना को लेकर संविधान सभा के विचारकों के या जनकों के मत से साम्यता रखता है। तो बात वही है, केस वही डिफाइन करने हैं, मेंशन चीजें वही करनी है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का ट्विस्ट चेंज हो जाएगा। मैं कराऊंगा आंसर राइटिंग की एक फ्लो फुल आंसर कैसे लिख सकते हो आप, कि एक फ्लो में आंसर, कि आपकी लैंग्वेज, कि आपने पहला पैरा चालू किया और लास्ट के पैरे तक आपकी लैंग्वेज की सिक्वेंसिंग ब्रेक ना हो। कैसे लिखते हैं आंसर मैं बताऊंगा ये भी, बट अभी जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है, सिलेबस को फिनिश करना। क्लियर है। तो दो तत्व उल्लेखनीय हैं। कौन कौन से फैक्ट हैं। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला।
ये भी आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो प्रस्तावना न तो विधायिका का क्या है, शक्ति का स्रोत है, तो जो लेजिस्लेचर है उसे ना ये राइट देता है, ना इसे पावर देता है, और ना ही उसके पावर पर प्रतिबंध लगाता है, प्रोहिबिशन लगाता है। क्लियर है? यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आई होप बात क्लियर होगी। तो जो प्रस्तावना की बातें हैं उन्हें आप न्यायालय में लेके नहीं जा सकते, जिस तरह से आप फंडामेंटल राइट को लेके जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट ब्रेक हुए हैं, तो माय लॉर्ड आप हमारी बात को सुनिए, हम अपने फंडामेंटल राइट ब्रेक नहीं होने देंगे। बट इन द केस ऑफ प्रियम्बल यू कांट चैलेंज इन जुडिशरी। गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए। तो प्रस्तावना में संशोधन की संभावना कहाँ कहाँ है? तो क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल था, और इसी के चक्कर में जो बेसिक स्ट्रक्चर की लड़ाई है वो ठन गई कि क्या अनुच्छेद 368 संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले में उठा। कहाँ उठा? केशवानंद भारती मामले में। आई होप बात क्लियर होगी। तो ये मामला आपको याद रखने हैं। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसमें संशोधन क्यों नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू उच्चतम न्यायालय? क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या बातें नहीं संशोधित होंगी? मूल तत्व और मूल विशेषताएं। आई होप बात क्लियर होगी। जिसमें फंडामेंटल चीजें हैं आप उन्हें संशोधित नहीं कर सकते। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। बेरूबाड़ी में निगलेक्ट किया था, मैंने पहले बताया। केशवानंद वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये बात बोली थी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। न्यायालय ने यह मत बेरूबाड़ी 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधित नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर की बातें हैं उसे आप संशोधित नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है, और ये वक्त था जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी। ये वक्त था जब सरकार इंदिरा गांधी जी की थी। क्लियर है? ये वही वक्त था जब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जब संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ की गई। क्लियर है? और इसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इस संशोधन को क्या किया गया? वैध ठहराया गया था। इस संशोधन को वैल्यूबिलिटी दी गई थी। क्लियर है? आई होप बात क्लियर होगी। तो पहले संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी इस बात का मेंशन नहीं था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बात कब आई चर्चा में? 1976 में। बात समझ में आ रही है? जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, और वो टाइम था ऐसा कि जब इमरजेंसी थी और इंदिरा गांधी जी पूरी बहुमत के साथ सत्ता में थी। क्लियर है? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई होप बात समझ में आ रही होगी।
तो आज जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है, प्रस्तावना। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। और मैं जैसे कोई पॉइंट हाईलाइट करता हूँ, आपने देखा होगा, तो आप भी अपनी बुक को साथ में लेकर के उन पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिशियल मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये टर्म क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, ये टर्म मेंशन किए जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट मेंशन की जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को एक बार क्या करें, विजिट करें, और चैनल में देखें क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।